हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी के लिए, तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। कल जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से आज फिर से प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि वन लाइनर प्रश्न है। फटाफट से नोट करिएगा इसको, टाइम हो तो नोट करना, वरना इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना। नहीं तो जब भी टाइम हो आप लोग 2-3 बार ये वीडियो देख लेना। कम समय रहता है बट प्रश्न आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रश्न ज़्यादा रहते, इतने प्रश्न अगर हम लोग तैयार कर लिए या आप लोग तैयार कर लिए तो आप लोगों के परीक्षा में कहीं से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग पूरे सिलेक्टेड प्रश्न हैं ज़रूर नोट कर लिया करिए। विश्वास हो तो, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप लोग छोटा चैनल देखकर या छोटी वीडियो देखकर आप लोग जल्दी से अटेंड नहीं करते हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी छोटी चीज़ में ही भी बड़ा धमाका होता है। कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ा धमाका होता है। तो वही चीज़ है कि आप लोग सारी क्लास को पढ़ा करिए और सारे प्रश्न को नोट करिएगा। सिलेक्टेड प्रश्न रहते हैं, इधर उधर से कोई प्रश्न नहीं रहता है। अगर आप लोगों का परीक्षा में यहाँ से प्रश्न ना फंसे तो अनसब्सक्राइब कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र रचना किसकी है? यह है महादेवी वर्मा की रचना। किसकी रचना मानी जाती है? तो महादेवी वर्मा की है, जो इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू जी को कहा जाता है। अगला है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र थे। अगला है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदत्त। कौन होंगे? पुष्पदत्त हैं। अगला है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? यशोधरा हैं। कौन होंगे? यशोधरा हैं। अगला है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। नोट करिएगा फटाफट से सब। अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुक झुक परत, जहि चितवत एक बार। प्रयुक्त प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रसलीन की रचना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? कोई कोई प्रश्न आप लोगों को नया देखने को मिल रहा है, कोई कोई रिपीटेड प्रश्न है, बट आप लोग परेशान ना होइएगा, क्योंकि जो प्रश्न हैं बार बार रिपीट करने से भी आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होते हैं। अगला है, खड़ी बोली है, जिसमें अमीर खुसरो ने इसी खड़ी बोली के विकास में सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाई है। अगला है अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या थी? उसकी मुख्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली है। अगला है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है? रामचरितमानस तुलसीदास की है। यह है क्या? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय महाकाव्य माना जाता है। अगला है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन थे? हैं तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास। अगला है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना। यानी कोई व्यक्ति होता है जो मतलब किसी को नहीं पसंद आता है तो कहते हैं ना, आंख की किरकिरी होना, पड़ गया है। तो क्या है? आंख की किरकिरी होना। आगे देखते हैं, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू, झरना, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। झरना के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाओं का अर्थ होता है कि जैसे कि कोई गांव
होता है उसके आसपास का क्षेत्र हो जाता है। तो जैसे गांव हो या शहर हो तो क्या होता है, उसके आसपास के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, आंचलिक रचना, उसी के ऊपर लिखी गई रचना को ही क्या कहते हैं, क्षेत्र विशेष से संबंधित रचना। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में कौन कौन से कवियों की करी है, सूरदास की, तुलसीदास की और मलिक मोहम्मद जैसी जी की इसमें समीक्षा प्रस्तुत किया है त्रिवेणी में, यानी 3 कवि। आत्मजयी के रचयिता कौन है, कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। अगला है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है। तो आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है। तो क्रोमय गणन है। कौन आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है। तो क्रोमय गणन है, मनुष्य। अगला, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाएगा, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो अगला है, आधुनिक युग के चरण कौन है। तो आधुनिक युग के चरण किसे कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है, तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा मानी जाती है। अगला, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है। तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना या किसी की बढ़ा चढ़ाकर बड़ाई करना, वही होता है क्या कि आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है। अगला है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है। तो इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक। क्या है, ऐतिहासिक है। अगला है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद की रचना है ईदगाह। अगला है, उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो उर्दू भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। अगला है, एक नार पिया को भाने तन माँ को सगरा जो जानी जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है। तो यह पंक्ति है ब्रज भाषा की ही है, इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है, ऑस्ट्रिच भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। तो ऑस्ट्रिच भाषा समूह की भाषाओं को क्या कहा जाता है, किरात कहा जाता है। अगला है, कटकटान कपि कुंजर भारी द्रुह भुंज दंड तमकी महिमारी डोलत धरन सभापद खसे चले भाजी भय मारूत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। तुलसीदास की पंक्ति है, यह तुलसीदास की पंक्ति है। अगला है, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। मैंने इसको पहले भी प्रश्न लिया है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो कथा सम्राट प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। कबीर दास की भाषा कैसी थी। तो कबीर दास की भाषा, मैंने कई बार इसको रटवाया हुआ है कि सधुक्कड़ी भाषा थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। कलम की सिपाही क्या है। तो यह एक जीवनी है। किसकी जीवनी है, आगे के प्रश्न में रखा हुआ है, आगे के प्रश्न में सभी के। अगली रचना देखते हैं। अब फिर बिल्कुल जीरो शुरू से है, यहाँ से भी मैंने वो 40 प्रश्न हो गए हैं, 40-45 प्रश्न। अब यहाँ से बिल्कुल नए प्रश्न हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रेवा तट कौन सा समय है। तो बिल्कुल नया प्रश्न है, नोट जरूर करिएगा और इम्पॉर्टेंट भी है, बार बार कह रहे हैं, जरूरी प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के रेवा तट कौन सा समय है। तो 27 समय है। क्या 27 है। छोटे निराला किसे कहा गया है। तो छोटे निराला कहा गया है मुक्तिबोध जी को कहा जाता है। अगला है, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किसने किया है। तो नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किया है हिरन वासायन अज्ञेय जी ने किया है। अंधेरे में कविता में खंड एवं बंध है, 8 खंड है और 71 बंध हैं। इसमें अंधेरे में कविता खंड का क्या है, बंध है, क्या है, आगे इसको भी रखा है। 8 खंड है और 71 बंध हैं। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, 1253 ईस्वी में हुआ था। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि किसके समय काल में हुआ था, कौन सा राजा उस वक्त था जब अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। ना पता हो तो कल मैं इसको बताऊंगी, आप लोगों को सर्च करिएगा कि क्या है, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगला है, अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक रखा गया है किसे, आशंका के द्वीप से। आशंका के द्वीप या अंधेरे में।
अगला है गीत फरोश कविता किस तार सप्तक में प्रकाशित है? तो गीत फरोश कविता किसमें है? दूसरे तार सप्तक में प्रकाशित है। अगला है अंधेरे में कविता की अस्मिता की खोज किस आलोचक ने कहा है? तो अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज का किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। अगला प्रिय प्रवास का प्रकाशन समय क्या है? तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन समय है 1914 से 1912 ईस्वी तक माना जाता है। किसे प्रिय प्रवास का प्रकाशन समय माना जाता है। अगला देखते हैं अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने किया था? अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने माना है? तो किसने माना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है। अगला भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा, निम्न कथन किसका है? तो हरिशंकर परसाई ने कहा था भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है। यह कथन हरिशंकर परसाई का है। अगला मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है, कथन किसका है? तो नरेंद्र सिंह का है। किसका? नरेंद्र सिंह का है। आंसू कविता का प्रकाशन समय माना जाए, आंसू किसकी है? तो मैंने अभी आगे पढ़ाया है प्रश्न इसी वीडियो में ही कि आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा आंसू कविता का प्रकाशन समय क्या है? तो आंसू कविता का प्रकाशन समय है 1925 ईस्वी से है। अगला है गीत फरोश का क्या अर्थ है? तो गीत फरोश है गीतों को बेचने वाला। क्या है? गीतों को बेचने वाला है। अंधेरे में कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो अंधेरे में कविता यह चांद का मुखड़ा मुंह टेढ़ा इस कविता से लिया गया है। अंधेरे में कविता। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। निराला जी की जूही की कली वह जागो फिर एक बार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? किसमें है? परिमल में संकलित है। अगला हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा गया है? तो हिंदी का मेघदूत किसे कहा गया है? आंसू को कहा गया है। इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से इसको नोट करते रहिएगा। अब उसी आंसू प्रश्न से फिर आ गए प्रश्न। अब आंसू काव्य की रचना में पूछ रहा है कि छंदों का प्रयोग कितनी बार किया गया है। अब एक आंसू कविता से कितने प्रश्न बने कि आंसू है किसका, आंसू कवि की रचना है, अब उसमें कितने छंद हैं। 3 प्रश्न मिले केवल एक कविता से ही किसके 3 प्रश्न मिले, घुमा घुमा कर मिला। आंसू काव्य में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 133 छंदों का प्रयोग हुआ है। किसमें? आंसू काव्य में 133 छंदों का प्रयोग हुआ है। नोट करते रहिएगा फटाफट से। नदी झरना, नदी निर्जल और नाले, इन वनों में गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन दल, चांद के कितने किरण। यह पंक्ति पूछ रहा है, फिर से देखिएगा। नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन दल, चांद के कितने किरण दल। यह पंक्ति किसकी है? सतपुड़ा के घने जंगल से ली गई है। किसकी पंक्ति है यह? तो यह है भवानी प्रसाद की कविता। कौन सी है? सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद जी ने जो लिखा है उसी की यह पंक्ति ली गई है। अगला है अज्ञेयकृत असाध्य वीणा का रचना काल है। तो अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना है क्या? असाध्य वीणा के रचनाकार कौन है? रचना कब की है? तो 1961 ईस्वी की रचना मानी जाती है। अगला है आपातकाल के समय मिश्र जी ने जो कविताएं लिखी हैं वो किस पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं? तो आपातकाल के समय मिश्र जी ने कविताएं कितनी लिखी हैं? त्रिकाल संध्या है। अगला है अज्ञेयकृत असाध्य वीणा कविता किस लोक कथा पर आधारित है? तो अज्ञेयकृत असाध्य वीणा कविता किस पर आधारित है? जापानी लोक कथा पर आधारित है। क्या? चीनी लोक कथा। अगला है बुनी हुई रस्सी खुशबू के शिलालेख किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो बुनी हुई रस्सी खुशबू के शिलालेख यह किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला है असाध्य वीणा कविता की मूल कथा किस जापानी ग्रंथ में संकलित है? तो किस जापानी ग्रंथ में संकलित है? ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ फटी। सब कुछ दिख रहा है। किसमें है? ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी, इसमें प्रकाशित है।
तो चलिए आज ये रहे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के, तो इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।